गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए कक्षा 10 के अंतर्गत जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है चीटी, उसकी व्याख्या लेकर हम आए हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम चीटी है और टॉपिक हमारा चीटी है और चैप्टर नंबर हमारा 8 है और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चलते हैं हम अपनी कविता पर। उससे पहले हम आपको सुमित्रानंदन पंत जी का एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय बताते हैं। तो लेखन विधा में इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में हाथ आजमाया है और दोनों में ही ये सिद्धहस्त हुए हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ? कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश में ही था। अब तो वो उत्तराखंड में पड़ गया है। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट तक रही। माता का नाम सरस्वती देवी और वास्तविक नाम का बात करें तो गुसाई दत्त इनका असली नाम है। उसके बाद ये भाषा सरल सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली में लिखते हैं। शैली में चित्रमय संगीतात्मक और मुक्तक शैली का उपयोग करते हुए इन्होंने चिदंबरा, युगवाणी, रीता वाणी, गुंजन, पल्लव, युगांत, ग्रंथि, स्वर्णधुली, ग्राम्य आदि महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और आप जैसा कि जानते हैं इनके रचना चिदंबरा पर इनको पहली बार हिंदी का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी प्रथम बार अगर हिंदी में किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो मिला आपको सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, इनकी इसी रचना चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पहली बार हिंदी में। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी को मिला हिंदी में, और वो भी महिलाओं के क्षेत्र में। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय रहा। जैसा कि आप जानते हैं जो ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं इनको ये छायावाद के कवि हैं और इनको क्या छायावाद का सुकोमल कवि, छायावाद का सुकोमल कवि या राजकुमार कवि क्या है? राजकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा बन जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। तो चलते हैं हम इनके रचना जिसका नाम है चीटी। तो चीटी के अंतर्गत देखेंगे कि चीटी है क्या। देखने पर तो चीटी एक मामूली सा जीव लगता है, लेकिन अब लेखक और कवि की दृष्टि ऐसी होती है जो आमजन की दृष्टि से कहीं बढ़कर होती है। तो उस छोटी सी चीटी को इन्होंने जब देखा तो इनको वो चीटी कोई मामूली साधारण जीव नहीं लगी, बल्कि उसमें इनको बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत सारी खूबियां दिखाई दी। तो उसी खूबियों, उन्हीं विशेषताओं को वर्णित करते हुए वो रचना करते हैं कि चीटी को देखा, चीटी वह काली विरल सरल रेखा। कहते हैं कि चीटी को देखा, जब मैंने पहली बार चीटी को देखा तो वह चीटी एक और सरल विरल और एक काली रेखा थी। कैसी रेखा थी? एक काली रेखा। न तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत सरल थी, न ही बहुत ज्यादा मोटी तगड़ी एकदम विरल थी, और न ही रंग बिरंगी एकदम काली रेखा के समान थी।
तम के तागे सी जो हिलडुल, तम यानी अंधेरा, अंधेरे के धागे के समान, हिलती डुलती वो चली जा रही थी, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, और अपने छोटे छोटे पदों से, अपने छोटे छोटे कदमों से वो एक दूसरे से मिलजुल कर चलती है। जब भी आपने चींटियों को देखा होगा तो वो एक सीधी लाइन बना के चलती हैं और एक के पीछे एक ऐसी सुगंध छोड़ती चली जाती हैं कि वो उनका अनुसरण करके अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। अब वो चाहे किसी जीव को उठाने जा रही हो, किसी मीठे के पास जा रही हो, या फिर अपने घर में जा रही हो, तो छोटे छोटे कदमों से वो एक लंबी रेखा बनाकर एक साथ एक दूसरे से मिलजुल कर चलती चली जाती हैं। वह है पिपलिका पाती। पिपलिका माने में ही चींटी होता है, ठीक, इसका मतलब भी चींटी होता है। पिपलिका पाती वह है, देखो कवि बताता है कि वह देखो चींटियों की पंक्ति, चींटियों की पाती चली जा रही है एक दूसरे के पीछे। देखो न किस भांति, देखो ध्यान से किस प्रकार एक चींटियां दूसरी चींटियों के पीछे चलती हुई चली जा रही हैं। काम करती है वह सतत, वह लगातार दिन रात काम करती रहती है, कन कन करके चुनती अविरत, और छोटे छोटे कणों को लगातार वो चुनते हुए, उठाते हुए, भरते हुए चलती चली जाती है। और वो कितना परिश्रम का काम करती है। तो यहां पर तम के तागे सी यानी अंधेरे के धागे से, तागा माने धागा होता है, तो अंधेरे के धागे के समान की बात की गई है। तो यहां पे कौन सा अलंकार आ गया? उपमा अलंकार आ गया। तो उपमा अलंकार आ गया, और यहां पे प प आ जाने से आपका अनुप्रास अलंकार आ गया। और भाषा में आप जानते हैं कि खड़ी बोली का उपयोग करते हैं, मुक्तक शैली में लिखते हैं, और प्रसाद गुण की प्रधानता है, और उपमा अनुप्रास की प्रधानता है, श्रृंगार रस है, उसके शारीरिक बनावट का वर्णन किया गया है, तो श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। तो इस तरह आपने ये देखा कि बहुत ही सरल और सीधी कविता है, बड़े आसानी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। आगे क्या कहती है? गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती, अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो कवि कहता है कि गायों को चराती, अपनी आबादी में चींटियों, आपने सुना है कि चींटियों का भी अपना एक घर होता है, उनका भी अपना एक प्रदेश होता है। तो अपने प्रदेश में वो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रहती हैं, और जैसे ही एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की सारी चीजें होती हैं, वैसे ही उनके भी जीवन की सारी चीजें घटित होती हैं। तो उसी को बताने का प्रयास किया गया है कि वो अपने यहाँ गायों को चराती हैं, धूप में खेलती हैं और खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती, और अपने शिशुओं की, अपने बाल बच्चों की देखभाल भी करती हैं, लड़ती, अरी से तनिक न डरती, और बड़े से बड़े जीव से वो लड़ जाती हैं। अरी माने दुश्मन होता है, शत्रु, अरी माने शत्रु यानी दुश्मन। तो अपने दुश्मन से वो तनिक भी नहीं डरती हैं, जरा भी नहीं डरती हैं, और दल के दल सेना सवारती, और जब कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो राजाओं की भांति अपनी सेना का श्रृंगार करके, अपनी सेना को सवार करके, सबको इकट्ठा करके चल पड़ती हैं युद्ध के लिए। घर आंगन जनपद बुहारती यानी सबको स्वच्छ रखती, सबको साफ सुथरा रखती, यानी पूरी तरह से स्वच्छ पर्यावरण का वो परिचय देती हैं। तो चींटी है प्राणी सामाजिक, जैसे एक मानव सामाजिक प्राणी होता है, तो चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह भी लोगों के बीच में रहती है, वह भी अपनी आबादी में रहना पसंद करती है। वह है श्रमजीवी, वह है सुनागरिक, वह श्रम को करने वाली है, वो श्रमिक भी है और एक अच्छी नागरिक भी है चींटी। आगे, देखा चींटी को उसके जी को। तो जब तुमने चींटी को देखा और फिर उसके जी को देखा तो तुम्हें कैसा लगा? कहा जाता है कि एक चींटी अपने से दोगुने वजन वाली वस्तु को उठा सकती है। तो वही कहते हैं कि देखा चींटी को
कितनी छोटी सी महीन सी काली सी पतली सी बिरल सी वो है, लेकिन उसके जी को देखो, चींटी को देखो, लेकिन उसके बाद उसके जी को देखो, उसके दम को देखो, भूरे बालों की सी तक कतरन, ऐसा लगता है कोई भूरा बाल काट कर गिरा दिया गया है और वो हिल डुल रहा है। तो भूरे बालों के समान जो जो भूरे बालों की छोटी छोटी टुकड़ी होती है, कतरन टुकड़ा जो होता है, तो भूरे बालों का जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसी के समान उसकी बनावट है, छिपा नहीं उसका छोटापन और उसका निम्न अपन, उसका छोटापन, उसका लघु होना किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि चींटी किस आकार की होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, युगों युगों से वो संपूर्ण पृथ्वी पर निडर होकर चरती है, घूमती है, फिरती है, विचरण करती, घूमती फिरती है, श्रम में तन्मय, तन्मय माने श्रमशील यानी लगातार, वो श्रम में लगातार लगी रहती है और पूरी पृथ्वी पर निर्भीक होकर घूमती फिरती रहती है, विचरण करती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, क्योंकि वह ऐसा जीवन है जिसका कभी कोई क्षय होने वाला नहीं है, वह अक्षय है। वह चींटी का जीवन एक ऐसी चिंगारी है जो कभी क्षय नहीं होने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भूरे बालों की सी कतरन, तो भूरे बालों की कतरन के समान किसको बताया गया? चींटी को। तो यहां पर भी आप समझ जाइए कि वहीं उपमा अलंकार, भाषा की बात करेंगे तो खड़ी बोली, शैली की बात करेंगे तो मुक्तक शैली, और गुण की बात करेंगे तो प्रसाद माधुर्य गुण हो जाएगा। उसके बाद अलंकार को तो आप जान ही गए। उसके बाद बचा क्या? अलंकार हो गया। हाँ, रस की अगर बात करें तो यहां पर श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की प्रधानता आ जाती है, क्योंकि चींटी के कर्म को बताया गया, उसके कार्य को बताया गया है, उसके जी को बताया गया, उसके दम को, तो यहाँ पर वीर रस भी आ जाता है। आगे चलते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी। अब कभी सवाल करता है कि वह एक छोटी सी चींटी, ये कैसी देह है, कैसा शरीर है। देही माने शरीर, आप जानते हैं देही माने शरीर। तो यह कैसी देह है? एक छोटी सी, भूरे बालों के समान, अंधेरे के धागे के समान, एकदम बिरल सरल काली रेखा, कैसी है? तिल सी, एक तिल, जो एक तिल होता है तिलवा, उसके समान वो है। तो अभी लेखक ने, अभी कवि ने उसको अंधेरे के धागे के समान बताया, तो कभी वो भूरे बालों की कतरन के समान बताता है, तो अब कवि कहता है कि वह एक तिल के जैसी है, छोटी सी, एकदम निम्न स्तर की है, तिल के जैसी है, तिल के समान है। तो वही बात आ गई। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। अब बताओ, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी यानी हल्की, जिस प्राण को एक झटके में शरीर से निकलने में कोई देरी नहीं लगती, उसी प्रकार चींटी एक छोटा सा, जो प्राणों के समान हिलती डुलती रहती है, वो हमेशा समाप्त होने की कगार पर खड़ी रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती और दिन भर वह लगातार बिना थके हारे, वो ऐसी नागरिक है, ऐसी सामाजिक प्राणी है जो मीलों तक चलती रहती है, पूरी पृथ्वी पर निर्भीक होकर विचरण करती रहती है, अथक बिना थके, कार्य से कभी न टलती, और बिना थके वो कभी बहाना नहीं बनाती, वो कभी अपने कार्य से नहीं हटती, वो कभी ये नहीं कहती कि मैं आज थोड़ा आराम करूंगी, बल्कि वह और भी कार्य करने के लिए प्रतिदिन तैयार रहती है। तो प्रतिदिन वो संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करती है, और वो संपूर्ण, तो वही बताया गया है
कि वह एक तिल के समान है, वह प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी लड़खड़ाती हुई हवा के झरकोरों से हिलती डुलती, वह दिन भर में मीलों चलती है, बिना थके वह दिन भर काम करती रहती है और अपने श्रम से कभी नहीं हटती। चींटी को देखा और उसके जी को देखा तो वो भूरे बालों किसी कतरन के समान है, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। और वो पूरी पृथ्वी पर निर्भीक होकर अकेले विचरण करती है और हमेशा अपने कार्य में इस प्रकार से लगी रहती है कि ऐसा चिंगारी लगती है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि गाय चराती धूप खिलाती, वो अपने अपने घरों में, अपनी दुनिया में, अपने संसार में गायों को चराती है, धूप में खेलती खिलाती है, अपने बाल बच्चों की निगरानी करती है, अपने शत्रु से निर्भीक होकर लड़ती है, उसको पराजित करती है और आवश्यकता पड़ने पर दल के दल सेनाओं को तैयार करती है, अपने घर संसार को, अपने घर आंगन जनपद को साफ सुथरा रखती है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, वह एक सुनागरिक है और वह श्रमजीवी है, वह श्रम को करने वाली है। चींटी को देखा तो वहीं पहली पंक्ति में कवि कहता है कि चींटी को देखा वह सरल बिलल काली रेखा। चींटी को देखा तुमने तो वह कैसी है, एक सरल है, सीधी है, विरल है, काली रेखा के समान है और जो अंधेरे के धागे के समान हमेशा हिलती डुलती रहती है। किसी काले धागे को आप हवा के सामने ला दीजिए तो देखिए कैसे वो हिलता डुलता रहता है, उसी के समान वो है। तो छोटे छोटे कदमों से वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलती है। आपने देखा होगा चींटियों की पंक्ति को, देखो ना किस भांति वह निस्दिन काम करती है, वो प्रतिदिन काम करती है, लगातार करती है और छोटे छोटे कणों को चुनकर अपना घर आंगन भरती है, अपने लिए जीवन तैयार करती है, अपना घर परिवार खुशहाल रखती है। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी है और ऐसा सामाजिक प्राणी है कि जो कभी अपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता। किसी भी चींटी को आपने दाएं बाएं चलते हुए नहीं देखा होगा। जब भी चींटियां चलती है तो एक सीध में चलती हैं, भले ही उनकी कितनी ही लंबी का लाइन क्यों न हो जाए। अगर इस चीज का अनुसरण हमारे लोग करें तो काफी हद तक जो शहरों में बड़ी बड़े ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं कि लोग अगर एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे, चाहे वो जा रहे हों चाहे वो आ रहे हों, अगर एक दूसरे के पीछे रहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, और नहीं तो दाएं बाएं होकर केवल रास्ता जाम करेंगे तो कोई भी समय से नहीं निकल पाएगा। तो चींटी हमें एक अनुशासन का अच्छा पाठ पढ़ाती है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली एक नियम को बताती है। तो उसी को रेखांकित करते हुए कवि ने चींटी को एक शीर्षक बनाकर व्यक्ति को यह सिखाया है कि अगर व्यक्ति चाहे तो उस छोटे से जीव से भी शिक्षा ले सकता है, क्योंकि शिक्षा किसी एक की बपौती नहीं, वह संसार के प्रत्येक प्राणियों के लिए एक अनमोल उपहार है। तो इस तरह आपने सुमित्रानंदन पंत की यह कविता चींटी देखी। आशा करते हैं कि आपको ये चींटी कविता बड़े अच्छे से समझ में आई होगी और इसका जो मूल गुण है, इसका जो मूल भाव है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं।